तो चले गए, उनका तो वेल इन गुड हो गया ना जी, उनकी तो अब फ्यूचर अच्छा हो गया, वो एक बार चले गए। लेकिन जो हम जाने वाले नए बंदे थे उनके लिए बहुत मसला कर गए, इसलिए अच्छे से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने वीडियो बनानी है वो ये है कि पहले भी 3-4 वीडियो इस पे बना चुका हूँ, लेकिन मुझे लगा कि फिर से वीडियो बनानी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एक्सप्लेन करके आपके लिए वीडियो बना दूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि रोमानिया एम्बेसी जो वीज़े रिजेक्ट कर रही है उसकी असल वजह क्या है, असल कहानी क्या है कि क्यों वो बार बार वीज़े रिजेक्ट कर रही है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो गाइस, अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उसका जो पहला पॉइंट है, मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी इंग्लिश जो है उसका सही ना होना। मैं बार बार बता चुका हूँ कि जो इंग्लिश आप बोलते हो येस नो वाली, वैसी इंग्लिश एम्बेसी में नहीं चलती है। एम्बेसी वालों को आपकी थोड़ी सी अच्छी इंग्लिश चाहिए होती है, लाइक इस तरह इंग्लिश बोलें कि उनको कम अज़ कम आपकी इंग्लिश की समझ आए। बहुत सारे भाई मेरे से एग्री भी करेंगे और कुछ भाई वीडियो देख के गुस्सा भी करेंगे। भाई मेरे एक इंग्लिश होती है लिखना। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे भाई, मेरे ग्रुप्स हैं, मेरे फेसबुक ग्रुप्स हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे भाई बहुत अच्छी इंग्लिश लिख लेते हैं। लेकिन इंग्लिश बोलना एक अलग चीज़ है, इंग्लिश लिखना एक अलग चीज़ है। क्योंकि हमारे काफ़ी कोर्स अब जो मैट्रिक करता है या FSC में आ जाता है या BSc में आता है या MSc में आता है, तो इंग्लिश उसको लिखना बहुत अच्छी आ जाती है। मैं मानता हूँ आपको इंग्लिश आती है और आप अच्छी इंग्लिश जानते हो, लेकिन बोलना यार एक अलग चीज़ है। इंग्लिश को बोलना एक अलग चीज़ है। आपको हमेशा ही मैंने कहा है कि जितनी ज़्यादा हो इंग्लिश की प्रैक्टिस किया करें। ग्रुपों में जाके, मेरे ग्रुप में आ जाएं, किसी और के ग्रुप में चले जाएं, वहाँ जाके आप कम अज़ कम इंग्लिश को बोला करो, लिखना नहीं। लिखनी तो हर बंदे को आएगी, ठीक है ना, लिखने का कोई इशू नहीं है। एक और बात है कि बहुत सारे भाई, कल एक ग्रुप में मेरा बंदा था तो मुझे कह रहा था कि भाई मुझे इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन इतनी की आती है कि मैं अच्छे से इंटरव्यू क्लियर कर जाऊँगा। तो मैंने बोला कि चलो हम इंग्लिश में बात करते हैं, तो इसने इंग्लिश में बात करनी स्टार्ट कर दी। मुझे भी कुछ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन इतनी की आती है कि समझ लेता हूँ, थोड़ी सी बोल लेता हूँ, ठीक है। तो उसने क्या किया, इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया। उसने इंग्लिश में लिखना शुरू किया, बहुत अच्छी इंग्लिश लिख रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, आप इंग्लिश लिख लेते हो, समझ आ गई, अब मुझे बोल के बताओ कि आप इंग्लिश बोलते कैसे हो। बंदे की इंग्लिश सुन के ना हंसी आ रही थी कि यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है ना। इसलिए इंग्लिश आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। बहुत सारे एजेंसियों वाले एजेंट हजरात आपका आपस में वो मुकालमे करवाते हैं, आपकी तैयारी करवाते हैं। अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक चीज़ से गुस्सा आता है कि वो एक जैसे सवाल सबको करवा देते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह बताएं कि भाई अगर एक बंदे ने ये क्वेश्चन का आंसर दिया है, आप इसको समझ लो, अपने माइंड में ले आओ, ठीक है, और अपने लफ्जों में उसको फिर आंसर करो, ठीक है ना। ये नहीं कि बस एक बंदे ने ऐसा बोल दिया फिर दूसरा बंदा भी ऐसे कर रहा है। तो रिजेक्शन की सबसे बड़ी वजह इंग्लिश का ना आना, और लोगों ने अब मानना है। पहले लोग मानते नहीं थे कि हाँ भाई हमें इंग्लिश आती थी, हमें ऐसे रिजेक्ट कर दिया। भाई ऐसे कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, उसने आपसे पैसे लिए, आपका वर्क परमिट आया, उससे ही पता है कि आप उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, इतनी मेहनत की है। तब तक आप, जब तक आप एम्बेसी जाते हो, बड़ा टाइम पीरियड गुजरता है, उनको सब पता होता है कि बंदा किस तरह आया और किस तरह नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी वो सारी मेहनत को रायगा करके बस ठीक है आप मुंह उठा के आपको अपनी मर्जी से वो रिजेक्ट कर देंगे। तो भाई अब भाई मान रहे हैं कि वाकई भाई कुछ कह रहे हैं जी कि मेरी इंग्लिश ठीक थी लेकिन मुझे समझ नहीं आई। लाइक एम्बेसडर जो मुझसे पूछ रहा था वो मुझे कह रहा था कि यार ये बताओ ये बताओ, तो मुझे उसकी ना सही से समझ नहीं आई थी। तो क्या मैं, वो क्वेश्चन कर रहा है मुझसे, तो मैं उसको बोला कि भाई मुझे समझ नहीं आई, तो कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन। तो खैर उसने जैसे भी बोला होगा, तो उसने बताया कि उसने दोबारा से पूछा ना, तो उसको दोबारा भी उसकी सही से समझ नहीं आई। उसकी वजह पता क्या है, क्यों नहीं समझ आई? क्योंकि जो रोमानियन है ना, उनकी भी जो मदर टंग है, जैसे हमारी उर्दू है, उनकी अंग्रेजी नहीं है, उनकी रोमानियन लैंग्वेज है। इसीलिए जब आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं, तो वो ट्रांसलेट होते हैं, वो इंग्लिश में करके उनको सबमिट किए जाते हैं ताकि उनको उनकी अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश उनको भी नहीं आती, लेकिन जो एम्बेसडर होता है वो एक प्रोफेशनल बंदा होता है, स्किलफुल बंदा होता है, हज़ारों की तादाद से उसने इंटरव्यू किया होता है, लेकिन उसको अच्छी खासी इंग्लिश आती है। ऐसा नहीं है कि अगर रोमानिया वालों को अच्छी नहीं आती तो एम्बेसडर को नहीं आती। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत UK वाली आइलेट्स वगैरह करके जाओ, ये वो, अगर की हुई तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं की, स्पोकन इंग्लिश कोर्स छोटे छोटे होते हैं वो कर लो, वो लाजमी करके जाओ। तो ना समझ आने की वजह से जाहिर सी बात है, जब आप उसका पासपोर्ट आएगा तो उस अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह करे कि उसका पासपोर्ट लगा हो, हम तो उम्मीद करते हैं। लेकिन जैसा चल रहा है निज़ाम, वो खुद भी सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहा है कि मैं दोबारा से ना
डेढ़ ले लूंगा तो मैं दोबारा से इंटरव्यू दे दूंगा, मेरा पासपोर्ट जल्दी आ जाए, मेरा वर्क परमिट अभी रहता है टाइम, तो मैं दोबारा से ले लूंगा। तो एडमिट कर रहे हैं हम लोग कि भाई वाकई ही हमारी इंग्लिश में मसला है, वाकई ही हमें समझ नहीं आती है। नंबर 1, इंग्लिश आप अपनी इतनी अच्छी कर ले कि कम अज कम डेली रूटीन के, यार यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो भरी पड़ी हैं, डेली के जो आप ट्यूटर होते हैं वो देख लो कि किस तरह बात करनी है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। अब देखो 3-4 चीजों से वो फंस जाता है बंदा ना, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, वो अलग अलग चीजें आपसे पूछ सकता है। वो जब थोड़ा सा ट्रिकी करके आपसे पूछता है ना, क्योंकि जो एम्बेसडर होता है ना सामने आपके बैठा हुआ, ये यकीन करें अगर कोई बंदा मुझे भी इंटरव्यू दे रहा है ना, तो मैं भी जाहिर सी बात है उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज लाजमी चेक करूंगा कि आया कि ये बंदा मुझे इंटरव्यू देने आया है, इसमें गेट्स क्या है, ये क्या गेट्स रखता है, क्या नहीं रखता है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद दूसरी एक वजह कि आपके जो डॉक्यूमेंट, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं ठीक थे, ये जिनके अभी वीजे रिजेक्ट हुए हैं ना मार्च में, यानी कि 15, 16, 17, 22 और 21, 20 और उसके बाद 24 को भी हुए हैं, किसके 23 को भी हुए हैं, वो इसी वजह से हुए हैं कि भाई उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ठीक नहीं थे। लाइक उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपने प्रोवाइड किए, उनके एजेंट ने, उनके एजेंसी या कंसल्टेंट ने, उनके जो डॉक्यूमेंट थे वो एक्सपायर होने के करीब थे या एक्सपायर हो चुके थे। अगर करीब भी होते तब भी काम चल जाता, मोस्टली वो एक्सपायर हो चुके थे या उन्होंने सीधे से उनको सेट करके लगाया ही नहीं है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट का सही ना होना सबसे बड़ी वजह बनी है। इंग्लिश तो चलो बात की बात है, इंग्लिश अगर आप अच्छी भी कर जाओ, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं ठीक थे तो जाहिर सी बात है वो आपको रिजेक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद एक वजह बनी कि एम्बेसडर को खुश करना। लाइक खुश करने से मुराद क्या है कि लाइक वो आपके ऐसे आप उसको आंसर दो कि वो आपके सवालों के जवाबों से ना सेटिस्फाई हो जाए। देखो जैसे वो आपको जज कर रहा होता है ना बैठ के कि ये बंदा मुझे किस तरह आंसर कर रहा है, तो आपके अंदर भी एक एबिलिटी होती है सिक्स सेंस की, आप भी उसे जज करो कि आप जो उनको आंसर कर रहे हो, आया कि वो आपके जो जवाब दे रहे हो आप उससे वो सेटिस्फाई हो रहा है, वो खुश हो रहा है कि वाकई बंदा ठीक मुझे जवाब दे रहा है। क्योंकि अगर आप जवाब गलत देते हो या कुछ टेंस वगैरह होती है तो उसके फेस पे भी नजर आता है और आपके फेस पे भी नजर आता है, जाहिर सी बात है, ये 110% बात है। तो आप थोड़ा सा उसको भी जज कर लिया करो। अगर आपको लगे कि हाँ भाई एक क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया है लेकिन वो खुश नहीं है, तो फिर आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो करेगा कोशिश करो कि उसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करके आप आंसर दो। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि वो खुश है आपके पहले सवाल से, तो आप फिर मतवातर इसी तरह चलते रहो, फिर उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए टिप भी है। अगर उसको आपको लग रहा है वो खुश हो चुका है तो फिर उसी रो में जाने दो। ठीक है, फिर आगे पीछे करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का गलत जवाब, मैं हो गया, मेरे जैसे हजारों यूट्यूबर पड़े हुए हैं जो हमेशा ही बताते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करते हैं कि आप रोमानिया जाके आगे मूव तो नहीं हो जाओगे। हर बंदे से ये सवाल होता है, ऐसा नहीं, अगर वो 100 बंदों का इंटरव्यू लेता है ना तो मेरे ख्याल से 95 बंदों से वो लाजमी पूछता है कि आप आगे मूव तो नहीं हो जाओगे, ये लाजमी वो पूछता है। और हर बंदे को पता है कि भाई मैंने इसका आंसर देना है, तो भाई क्यों आप उसको अपने लफ्जों में क्यों नहीं करती हो। लाइक मैं हूं, मैंने उसको एक बंदे से मैंने कल बात की, उसका वीजा लगा हुआ था, ठीक है, ग्रुप में, वो इस टाइम रोमानिया में ही है। ठीक है, वो इस टाइम रोमानिया में, मैंने उससे पूछा यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप आगे मूव तो नहीं हो जाओगे, उसका आपने आंसर कैसे दिया था और सेटिस्फाई कैसे किया था। वो तो खैर अभी रोमानिया में, तो उसने बोला, मैंने सिंपल उसको वर्ड में बोला था नेवर, बस, और कोई बात नहीं की, सिर्फ बोला नेवर, नेवर एवर भी नहीं बोला, सिर्फ कहता मैंने नेवर बोला था। अब देखो कि उसको इतना शॉर्ट 5 लफ्ज बनते हैं नेवर के, ठीक है, 5 वर्ड्स में खत्म हो गया सवाल का जवाब उसका, लेकिन उसको स्टैम्प कर दिया। लेकिन तब वीजा रेशो अच्छी थी, ये भी आप माइंड में रखें। उसने नेवर बोला, अगर मैंने अब नेवर बता दिया तो उसने नेवर बताया, आप ना नेवर नेवर करने लग पड़ना। तब आप ये जेहन में रखें, तब वीजा रेशो अच्छी थी, धड़ाधड़ बंदे जा रहे थे। तब इनलीगल माइग्रेट जो उन्होंने काम नहीं करना शुरू किया था कि जो 3-4 लाख बंदा मूव हो गया, वो तब नहीं हुआ था। इसलिए अब आप ख्याल करिएगा जब आप इसका आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा अपने माइंड को हाजिर नाजर जान के और इसका अच्छे से आप आंसर कीजिएगा, जितना आपसे अच्छे से हो। अगर मैं कुछ बता दूंगा ना, आप उसी को, मैं बताने को बता सकता हूं भाई ये कर लो ये कर लो, लेकिन क्यों नहीं बता रहा, अगर मैं बताऊंगा आप वही फॉलो करोगे कि भाई इसने बता दिया मैं यही फॉलो करूंगा। क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम, जैसा कि मुझे भी पता है, मैं भी इनमें शामिल हूं, तो हम भी यही चाहते हैं कि जैसे कल मैंने उसका आंसर सुना तो मेरे माइंड में आ गया हाँ भाई मैं भी सिंपल बोल दूंगा कि नेवर। नहीं यार, आप अपना कंटेंट बना लो, आप अपने हिसाब से देख लो। आप उनको ये शो करवाने के लिए सबसे बेस्ट हाल आपके पास पता क्या है, आप उनको ये बतलाने की कोशिश करो कि पीछे आपकी कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए आप रोमानिया नहीं रहोगे या आगे मूव नहीं करोगे, आप एक दिन पाकिस्तान वापस आओगे ही आओगे। उनको अगर कोई बंदा मैरिड है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसकी वजह यह है कि उनको पता है इसके बीवी बच्चे यहाँ पे हैं, ये वापस आएगा ही आएगा, आज नहीं कल लेकिन आ जाएगा। बेशक वो उसकी मर्जी, वो 10 साल रहता है, अपने बीवी बच्चों को ही उधर बुला लेता है, ये उसके बाद की बात है, ठीक है। लेकिन पहले जब वो इंटरव्यू कर रहा होता है तो उसके माइंड में ये होता है कि हाँ भाई इसके पीछे कोई एहसासा है। तो आप भी इस तरह कुछ ना कुछ अपने शो करवाया करो ताकि एम्बेसडर को लगे हाँ भाई ये बंदा वहां जाके वापस आएगा। और अगर आपने यकीन अल्लाह पे करें, अगर आपने उसे ये यकीन दिला दिया कि आप रोमानिया जाके वापस आ जाओगे,
तो 100% बात है, बाकी क्वेश्चन को छोड़ो, आपको वो वीज़ा देगा ही देगा, क्योंकि यहीं से वो फंस रहे हैं। उन्होंने जाना है शेंजन में, तो वो जितना हो सक रहा है वो ये काम कर रहे हैं कि जिन पे उनको ज़रा सा डाउट आता है ना। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था कि थोड़ा सा उसके बच्चे के माइंड में था, जो इंटरव्यू देने गया तो जब वो उसका रिजल्ट आया तो वो वीज़ा रिजेक्ट था। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि आपने रोमानिया से आगे भागना है, ठीक है ना। आप जब अपने दिल से, अपने दिमाग से आप निकाल दोगे ना कि आपने रोमानिया से आगे भागना है, तो 110% बात है कि आप उसका अच्छे से जवाब दोगे। जब तक आपके दिल में रहेगा कि मैं रोमानिया से आगे भागूंगा, मैं वहां जाते ही भाग जाऊंगा, मैं साल बाद भाग जाऊंगा, मैं 2 साल भाग जाऊंगा, मैं 5-6 लाख रुपए इकट्ठा करके भाग जाऊंगा, लेकिन जब तक आपके माइंड में रहेगा कि भाई मैंने आगे भागना है, आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा ही होगा। जिस दिन आपने अपने माइंड से निकाल दिया कि हमने आगे नहीं भागना है, हमने रोमानिया में रह के अपना फ्यूचर बनाना है, वो एक अलग बात है। आप 2 साल के बाद मूव होते हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो एक अलग चीज़ है, अलग बहस है। लेकिन अभी के लिए अपने माइंड से निकाल दो कि आपने रोमानिया से भागना है फिलहाल के लिए। आपका इंशाल्लाह इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा और आपका वीज़ा भी लगेगा। फिर उसके बाद इसकी रिजेक्शन की जो बड़ी वजह एक और बनी, 5वें नंबर पे मेरे पास इधर नोट की हुई है, वो आपकी जो कंपनीज थी, मैंने पहले ही वीडियो में बताया, आपकी जो कंपनीज थी वहां पे वो ब्लैक लिस्ट थी। सबसे पहली बात, वो ब्लैक लिस्ट थी, उन्होंने टैक्स नहीं भरा हुआ। ऐसी कंपनीज भी थी कुछ उसमें से जिनको 10 बंदों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने 200 बंदे का वर्क परमिट जारी कर दिया। आप मुझे बताओ कि उसको रीड आउट किया तो उनको पता चला कि भाई इसके पास तो इतना काम है, इतने बंदों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब सख्ती की हुई है ना। पहले नहीं ये देखते थे, लेकिन अब वो देख रहे हैं बार बार कि इसको 10 बंदों की जरूरत है, ये 200 बंदे का वर्क परमिट कैसे दे सकता है। तो भाई इस वजह से भी बहुत सारे भाइयों के वीज़ा रिजेक्ट हुए। और एक भाई का साइन ना करना, यानी कि उसने कोई भूल गया करना, या वल्लाह आलम उसने नहीं किया, या एजेंट से नहीं मिस हो गया, जैसे भी मिस हो गया, एक साइन ना करने की वजह से एक बंदे का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। एक का नहीं, 2 का रिजेक्ट हुआ कि उसने साइन ही नहीं किए हुए थे। जब उसने उसका रीज़न ली तो उसने बताया कि आपकी जो कंपनी थी उसने साइन नहीं किए हुए थे, सिग्नेचर नहीं किए हुए थे। तो डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे जो कंपनी है उसका वहाँ पे ना होना, ब्लैक लिस्ट होना, टैक्स पेयर ना होना और धोखेबाज कंपनी का होना। जैसे कि यहाँ पे एजेंट हजरात हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे एजेंट हजरात हैं। आप ये ना कहो कि पाकिस्तान ही भरा पड़ा है, पूरी दुनिया में जहाँ भी जाओगे आपको एजेंट हजरात लाजमी तौर पे मिलेंगे मिलेंगे। उसके बाद रोमानिया जाके भाग जाना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि एक बड़ी वजह यही है कि रोमानिया जाके लोग भाग जाते हैं। बराए मेहरबानी जो बंदे भाग गए उनका तो अब सोने पे सुहागा है, वो इटली यानी कि यूरोप में जहाँ भी ज़्यादातर मूव तो इटली में होते हैं, कुछ पुर्तगाल चले गए, कुछ स्पेन, इधर उधर उनका भाग जाना। अब जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने अब जाना है उनके लिए उन्होंने बहुत दुश्वार कर दिया। अब हमारे लिए इतनी सख्ती हो गई है कि अगर कोई अच्छा इंटरव्यू दे आता है, उनको ज़रा सा डाउट होता है, वीज़ा रिजेक्ट करके वो मारते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं करते थे। वजह क्या बनी? हमारे ही पाकिस्तानी थे जिन्होंने अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारी, यानी दूसरे वो तो चले गए, उनका तो वेल इन गुड हो गया ना जी, उनकी तो अब फ्यूचर अच्छा हो गया, वो एक बार चले गए। लेकिन जो हम जाने वाले नए बंदे थे उनके लिए बहुत मसला कर गए। इसलिए अच्छे से इंग्लिश को अपनी तैयार करो और इसका आंसर आगे भाग जाने वाले का अच्छे से याद करो, अच्छे से याद करो, ताकि आपके माइंड में जब भी कोई क्वेश्चन आपसे करे कि आप आगे तो नहीं मूव हो जाओगे, आप उसको कॉन्फिडेंटली बोल सको, नहीं भाई मैं कभी भी आगे मूव नहीं हूँगा, मेरे ये मसले मसैल है, मैं इंशाल्लाह वहाँ काम, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट आगे ना भरा तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगला जो पॉइंट मेरे पास है वो जी वर्क परमिट का एक्सपायर होना। बहुत सारे भाई का आज मैं थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ। बहुत सारे भाई पूछ रहे होते हैं वीडियो में, कई बार वो स्किप कर देते हैं तो देखते नहीं है वीडियो में, ग्रुप्स में भी मुझसे पूछते रहते हैं, भाई मेरा वर्क परमिट जो है ना वो एक्सपायर हो रहा है और जो मुझे डेट मिली हुई है वो आगे की मिली हुई है, तो क्या मेरा वीज़ा लग जाएगा? भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होगा आपका वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपका एक दिन रहता, यानी आज आपका वर्क परमिट एक्सपायर होना है और कल आपका इंटरव्यू हो चुका है, तब भी वीज़ा आपका लग सकता है। लेकिन अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर होगा तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। और बहुत सारे भाइयों का ऐसा हुआ, जब वो अपॉइंटमेंट लेके उधर गए तो जब उसने डॉक्यूमेंट उसके चेक किए कि हाँ भाई इसका क्या सीन है क्या सीन नहीं है, तो उसने सिंपल बोल दिया, भाई आपका जो डॉक्यूमेंट है, लाइक आपका जो मेरे पास वर्क परमिट है वो ही एक्सपायर है, तो मैं आपको कैसे वीज़ा दे सकता हूँ? तो उन्होंने उधर से ही वापस भेज दिया कि चलो शाबाश छुट्टी करो। इसलिए आप लाजमी तौर पे अपने एजेंट से, अपने कंसल्टेंट से या एजेंसी वाला जिससे भी आप काम करवा रहे हो, अपने डॉक्यूमेंट जब दिया करो तो उससे उसके अंदर अंदर, यानी कि अब उन्होंने खैर बढ़ा दी है, अब तो 1 साल हो गया वर्क परमिट का, मैंने कल वीडियो में बताया, पहले 6 माह थे। तो आप ये कोशिश किया करो कि जल्द अज जल्द आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। उसके बाद जी सबसे जो मेन रीज़न मैं समझता हूँ, आपकी किस्मत है जी। अगर आपकी किस्मत में रोमानिया का वीज़ा लिखा हुआ है तो फिर बेशक आपके डॉक्यूमेंट गलत हो जाएं, क्योंकि अल्लाह भी तो कोई चीज़ ऊपर बैठी हुई है ना हमारे सरों पे। अगर अल्लाह ताला ने चाहा बेशक फिर वो आपका इंटरव्यू गलत हो जाए, डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर आपका रिज़्क वहाँ पे लिखा होगा ना तो आपको 110% वीज़ा मिलेगा ही। और अगर अल्लाह ताला की तरफ से अभी आपका नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाले की तरफ से अभी आपका ये है कि आपने पाकिस्तान में रहना है,
ठीक है, जो इंडिया से देख रहे हैं, अगर उन्होंने इंडिया में रहना है, और जो बांग्लादेश से बहुत सारे भाई देखते हैं, बांग्लादेश में रहना है, नेपाल में, जहां जहां जिसका लिखा हुआ है ना भाई, फिर वो वहीं रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आपको ऊपर वाले के बगैर आप वहां पे मूव कर जाओ। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह के हर काम में खैर होती है। अगर किसी भाई का रिजेक्ट भी हो रहा है तो अपना वो दिल छोटा ना करे, अगेन इंटरव्यू दे दे, किसी और मुल्क का ट्राई कर ले। ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। रोमानिया एक सिंपल रोमानिया नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर अल्लाह ताला ने ठीक है चाहा तो आपको वीजा मिल जाएगा। अगर अल्लाह ताला नहीं चाह रहा अभी आपका वहां पे जाना, तो इसमें भी आपके लिए खैर ही होगी। आप अल्लाह ताला से दुआ करें। रमजान शरीफ है, मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला करें कि जो भी नेक नियति के साथ अपना वीजा अप्लाई करता है, हर बंदा मेहनत करता है, अल्लाह ताला करे कि सबका ही वीजा लग जाए। कोई भी ऐसा मेरा भाई ना हो जिसका वीजा ना लगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये था कि क्यों वो रिजेक्ट कर रही है और आपने कैसे इससे बचना है रिजेक्शन से। मैंने साथ में आपको आंसर भी इसके दे दिए कि किस तरह करके आप बच सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आगे शेयर कीजिएगा ताकि और भाइयों को भी फायदा हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अदर टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।